देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग ना कंसाइनमेंट कर रहे थे बट बीच में तो क्लास नहीं ले पाए, तो आज शायद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट का देखो हम लोगों ने मतलब कंसेप्ट तो कंप्लीट कर ही लिया था, बस ये 3 क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज बाकी है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो और ये तीनों क्वेश्चन शायद इनवॉइस का है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग कॉस्ट प्राइस बेसिस पे किए, एक इनवॉइस प्राइस बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये हटा देते हैं। 1 to 4 ये 3 क्वेश्चन ही बाकी है। ठीक है, मुझे याद है। तो यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। एक शॉप दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर ₹2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at selling price of 30 per meter। तो ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि एक सब दिल्ली में कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने परचेज किया है 10,000 मीटर क्लोथ्स 2 लाख रुपीज से। ठीक है, जिसमें से 5,000 मीटर उन्होंने कंसाइनमेंट में वाई को भेज दिया है। जो कंसाइनी है उसका नाम वाई है। ठीक है, जिसको वाई एट वाई ऑफ आगरा एट सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर, मतलब 30 पर मीटर सेलिंग प्राइस पे भेजा गया है। मतलब उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अब 30 रुपीज पे बेच दीजिएगा। ठीक है, एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट। एक्स मतलब कौन, कंसाइनर है ना। कंसाइनर जो है उन्होंने फ्रेट का 5,000 पे किया है और 500 पैकिंग का पे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या कंसाइनर ने कंसाइनी को मतलब जो वाई को स्टॉक भेजा है, क्या वो कॉस्ट प्राइस पे भेजा है या मोर देन कॉस्ट पे भेजा है, बता सकते हो। इसी लाइन में ही डेटा जो है उसी के बेसिस पे बताना चाहिए कि मतलब कैसे हुआ है, कि कॉस्ट पे भेजा है कि इनवॉइस, मतलब लोडिंग कॉस्ट पे एक्स्ट्रा कुछ लगा के भेजा गया है, बताओ। मैम एक्स्ट्रा लगा के भेजा गया है। हाँ एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा बोलो। 10 रुपये एक्स्ट्रा। करेक्ट, 10 रुपीज। ये देखो 2 लाख रुपीज का है पूरा जो सामान है जो खरीदा इन्होंने, वो 2 लाख का है, जो कि 10,000 मीटर क्वांटिटी पे खरीदा है। ठीक है, 10,000 मीटर। तो ये 40 अगर हटा देते हैं तो 20 पर मीटर हुआ। जबकि इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो दिया है कि 30 में बेचो, मतलब इन्होंने 30 में ही भेजा है और बेचने का भी इंस्ट्रक्शन 30 में ही दिया है। ठीक है, ये देखो सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू आगरा एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। एक्स ने ये सब खर्चा दिया है बोल रहा है। फिर बोला है वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट 40 पर मीटर। लेकिन वाई ने 5,000 में से 4,000 मीटर बेच दिया, मतलब 1,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा। 40 पर मीटर पे बेचा है। ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड जो प्राइस बताया गया उससे ज्यादा पे बेचा है। ठीक है, 10 रुपीज ज्यादा पे बेचा है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ पता है। कंडीशन अगर हम लोग देखें, इनवॉइस प्राइस हुआ कॉस्ट प्लस लोडिंग। ठीक है, कॉस्ट कितना है 20, मतलब हम पर मीटर का देख रहे हैं, लोडिंग है 10, यानी इनवॉइस प्लस प्राइस हो गया 30। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इनवॉइस प्राइस प्लस सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा जितने में बेचा गया। तो इनवॉइस 30 था जिसपे बेचने के लिए बताया गया था, लेकिन इन्होंने 40 पे बेचा, मतलब 10 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि 40 पर मीटर पे बेच दिया। और बेचने के लिए 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस किया है। वाई इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स। जो भी सेल होगा उस पे वाई को 5% मिल जाएगा। और फर्दर इसके अलावा भी 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 30। अगर 30 से कुछ भी ज्यादा में बेचते हैं तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कि कमीशन 2 तरीके का मिलेगा। इसका मतलब एक नॉर्मल कमीशन और एक जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होता है, वो होता है ओवर राइडिंग। ठीक है, उस कमीशन का नाम क्या है, ओवर राइडिंग में यहाँ पर मिलेगा क्योंकि स्पेसिफाइड प्राइस से ज्यादा में बेचा है इन्होंने। फिर इसके बाद देखो क्या बोल रहा है। 3,000 मीटर वेयर सोल्ड एट दिल्ली। दिल्ली में भी इन्होंने 3,000 मीटर बेचा। इसका मतलब दिल्ली में यानी
एक्चुअली कंसाइनर का मेन बिजनेस जहां पर है वहां पर भी उन्होंने 3000 मीटर बेचा, बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो कमीशन एजेंट के थ्रू से भी बेच रहे हैं, खुद से भी बेच रहे हैं, ठीक है। 3000 मीटर बेचा है दिल्ली में, जो कि 30 पर मीटर करके बेचा है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है लेस 3000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेंसेस जो है वो हो रहा है 3000 मीटर, 3000 रुपीज का एक्सपेंसेस एंड कमीशन। Owing to fall in market price, the inventories of clothes in hand to be reduced by 10%। अब ये क्या बोल रहा है, मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है क्या है, क्लोथ्स है, ठीक है, कुछ, ठीक है, इसका डिमांड गिर गया है, तो इस वजह से मार्केट प्राइस गिर गया, ठीक है, मार्केट प्राइस कम हो गया, कितना, 10% से, ठीक है। अब सभी ने AS2 पढ़ा होगा कभी ना कभी, कब पढ़ा होगा, देखो क्लास 11 में क्या होता है, कभी कभार तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, मतलब याद है कि नहीं तुम लोग को नहीं पता, लेकिन क्लास 11 में जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं, ठीक है, तब वहां पर कभी कभी फाइनल अकाउंट्स के एंड में जो एडजस्टमेंट रहता है क्लोजिंग स्टॉक का, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कभी कभी कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। AS2 क्या होता है, AS2 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमें गाइडलाइन देता है कि हमें किस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसा करना है, तो ये AS2 हमें गाइडलाइन देता है अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, नॉट ओनली क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करें। तो AS2 हमें ये बताता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पे हमारा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस 10% से रिड्यूस हो चुका है, तो हम लोग रिड्यूस्ड करके प्राइस चेक करेंगे कितना हो रहा है, फिर हम लोग अपने स्टॉक को किस में रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट और MRP, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रिपेयर क्या करने बोला है, बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स कौन है, कंसाइनर, तो कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनेगा ही। ट्रेडिंग PL क्यों बनेगा, उनका बिजनेस है, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग PL तो कोई भी बिजनेसमैन, इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर कोई भी हो बना सकता है, हाँ, जैसे कंपनी का भी होता है, उनका फॉर्मेट अलग होता है, जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर का एक ही जैसा होता है। तो ये अपने दिल्ली में बैठ के जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इनका पूरा ट्रेडिंग दिखाओ, मतलब फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बनाओ, PL बनाओ, और एक कंसाइनमेंट अकाउंट अलग से बना के दिखाओ, ठीक है। ये बोला गया है इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले देखो जैसा ट्रांजैक्शन हुआ है ना, हम लोग उसी तरीके से एंट्री करेंगे जैसे करते हैं पहले। कंसाइनमेंट अकाउंट होगा, अच्छा कंसाइनमेंट बना लेते हैं, एक ट्रेडिंग PL भी बना लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। कंसाइनमेंट आई होप इतने में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतने में हो जाना चाहिए, बाकी हम लोग अपना वर्किंग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो इन्होंने खरीदा है 10,000 मीटर का जो है क्लोथ्स 2 लाख रुपीज देके, ठीक है। तो ये कहाँ लिखना चाहिए, ये एक्चुअली हमें लिखना चाहिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना स्टॉक परचेज किया, जैसे कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कुछ परचेज होता है तो टू परचेज लिखते हैं, तो वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, हम ये बात बार बार ही बोल देते हैं क्योंकि हम हर बार फॉर्मेट नहीं बनाते हैं ना, जैसे देखो पर्टिकुलर्स हो गया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये सब लिखना है, नहीं लिखने से नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, 10,000 मीटर 2 लाख रुपीज का, तो टोटल 2 लाख रुपीज का इन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है, ओपनिंग कुछ भी नहीं था। और इसको चाहो तो ऐसे अपने समझने के लिए लिख सकते हो 10,000 × 20, ठीक है, ये रुपीस का कॉलम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने उसमें से 5,000 मीटर कंसाइनमेंट में भेज दिया, तो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। कंसाइनमेंट में भेजेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
ठीक है, कितना भेजा है इन्होंने? 5000 मीटर। लेकिन ये जो है इन्होंने अपना प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड किया, इन्होंने लोडिंग लगा के भेजा है, ठीक है, 30 रुपीज, मतलब जो इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, यानी 1,50,000। और अगर लास्ट दिन का जो भी क्लास हम लोग का हुआ था वहां पर ही हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये लोडिंग वाला पूरा कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने पूरा समझाया भी था तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद बाई चांस क्लासेस नहीं हो पाए तबीयत खराब के चलते, लेकिन भूलना नहीं है तुम लोग को, हम फिर से एक बार बोलते हैं। देखो, जब भी कुछ लोडिंग में भेजते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग उसको उसका लोडिंग को एलिमिनेट नहीं करते हैं तो हम लोग सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तुम लोगों को कि अगर हम लोग 100 का चीज कंसाइनी को 120 में भेजते हैं, और हम लोग ये बोलते हैं, ये यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये देखो, हम लोग अगर ट्रू प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे एक सिंपल सा बात है, 100 रुपीज का चीज कंसाइनी को बोलते हैं 120 में बेचो। अब उनको तो पता नहीं है कि 120 का चीज एक्चुअली 100 का है, तो हमारा प्रॉफिट तो 20 रुपीज का हुआ। तो ये सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, जैसे मैंने दिखाया था कि अगर हम लोग 100 में खरीदे और कंसाइनी को 110 बताया और बोला कि बेचो 120 में, ये था मेरा एग्जाम्पल। देखो ये था, ये देखो, मैंने कंसाइनी को भेजा अपना 100 रुपए का चीज 110 रुपए लोडिंग लगा के, ठीक है। फिर उनको बोला बेच दो 120 में, तो उनको तो लग रहा है 10 रुपीज का प्रॉफिट, क्योंकि उनको मैंने अपने चीज का दाम बताया 110 का चीज, जिसे मैंने 120 में बेचने के लिए बोला। बट उनको लग रहा है 10 रुपीज का प्रॉफिट, बट एक्चुअली प्रॉफिट तो 20 रुपीज का है, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा चीज 100 का है। वो हम अपने अकाउंट में कैसे दिखाएं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 रुपीज का लोडिंग मैंने लगाया उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये मैंने तुम लोग को यहाँ पर मैथमेटिकली दिखाया था। और लॉजिकली क्या है, हम खुद ही खुद को बेच के थोड़ी ना 10 रुपीज कमा सकते हैं। जब हम 100 की चीज को 110 कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ऑलरेडी मेरा 10 रुपीज प्रॉफिट आ चुका है, बट ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना। तो ये लोडिंग कहलाता है इसीलिए, ठीक है। तो पूरा 20 रुपीज प्रॉफिट को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 110 में जो 10 लोडिंग लगा है उसको यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब जाके 120 यहाँ रिकॉर्ड करने पे 20 रुपीज का सही प्रॉफिट दिखेगा, अदरवाइज गलत दिखता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था पूरा। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, अपना लोडिंग को एलिमिनेट करेंगे। मैंने जस्ट तुम लोग को एक बार रिकॉल करवा दिया, ठीक है। बताया तो है मैंने। बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पर जस्ट रिवर्स साइड में होता है, ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको लिखना है हम लोग को लोडिंग 5000 पे 10 रुपीज का लोडिंग, ठीक है। पर मीटर 10 रुपीज कैसे पता चलेगा? ये देखो, जैसे हम लोगों ने देखा 2 लाख का 10,000 मीटर, मतलब 20 रुपीज पर मीटर के कपड़े को 30 में दिया गया, ठीक है, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगा के दिया गया, तो 50,000 यहाँ पर लोडिंग लग जाएगा, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या बोला है कि एक्स मतलब कंसाइनर ने 5000 फ्रेट के लिए और 500 पैकिंग के लिए भेजा। ये कौन से काम के लिए? कंसाइनमेंट के लिए, तो ये कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड होगा। कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा, कंसाइनमेंट में कुछ भी खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। और एक्स ने अपने पॉकेट से पे किया है, तो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। फ्रेट और पैकिंग, ठीक है, फ्रेट और पैकिंग। फ्रेट का कितना है? फ्रेट का है देखो 5000, और पैकिंग का है 500, ठीक है, पैकिंग का 500। फिर वाई ने सेल कर दिया, तो वाई ने सेल किया 4000 मीटर 40 रुपीज करके। खुद का सेल है तो नहीं कि हम लोग सेल मतलब डेटर टू सेल या कैश टू सेल करेंगे, हमारा सेल किसने किया? वाई ने। पैसा किसके पास है? वाई के पास, तो पैसा वाई से लेंगे, वाई डेबिट होगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को, तो बाई वाई, ठीक है। वाई कौन है? कंसाइनी। अब यहाँ पर लिखेंगे सेल प्रोसीड्स, अब जितने में बेचा है उतने अमाउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 4000 मीटर कपड़ा बेचा गया, और वो भी 40 रुपीज पर मीटर करके, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो यहाँ पर 40 पर मीटर करके, तो ये हो जाता है हम लोगों का 1,60,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका 2000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस किसने किया है? वाई ने। तो वाई ने खर्चा किया है कंसाइनमेंट में, ठीक है, लेकिन ये पेमेंट वाई को कौन करेगा? एक्स करना पड़ेगा, एक्स को रिम्बर्स करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट डेबिट अपने पॉकेट से होता है तो टू बैंक, कंसाइनी करता है तो उनको बाद में पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, तो वो क्रेडिटर हो जाएंगे। जैसे पैसा मिलता है तो डेबिट,
देना पड़ेगा तो क्रेडिट, क्योंकि सारे काम एजेंट के थ्रू से हो रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, और डायरेक्ट कोई एक्सपेंस हम लोग कर नहीं सकते सिवाय अपने प्लेस से जब हम लोग स्टॉक को कंसाइनी के प्लेस में भेजते हैं, इसके अलावा कोई खर्चा हम लोग खुद से नहीं कर सकते, सिर्फ स्टॉक का खर्चा और जो अपने प्लेस से कंसाइनी तक पहुंचाने का खर्चा, इसके अलावा और कोई खर्चा हम लोग खुद से नहीं कर सकते, सारा ही कंसाइनी हमारे बिहाफ में करता है, बाद में हम लोग उनको पे करते हैं। तो ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस देखो कितना बोला है, 2000। 2000 हो गया। Y is entitled to a commission of 5% on total sale proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over 30 per meter। ठीक है, 30 पर मीटर से अगर ज्यादा में ये बेचेंगे तो बात पहले से हो रखा है कि 20% एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा, तो कमीशन देंगे। तो क्या एंट्री होगा, कंसाइनमेंट में खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, वाई को एक्चुअली वाई को पे नहीं करते हैं, वाई के पास जो पैसा होता है वाई डिडक्ट करके हमें सेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर टू कैश या बैंक कभी नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू वाई, वाई को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर कमीशन बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कमीशन का वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के मैंने लिख लिया। पहले यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं कमीशन का। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो कमीशन कैसे दिया जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स, 5% ऑन टोटल सेल्स प्रोसीड्स, तो 5%, और सेल प्रोसीड्स मतलब ये वाला 1,60,000, जितना भी सेल होगा उस पे 5%। ठीक है, और एक्स्ट्रा बोल रहा है 20% ऑन, 20% ऑन एनी सरप्लस, तो कितना हो जाएगा, 20% सरप्लस कितना हो रहा है, बोला है कि रियलाइज्ड ओवर 30 पर मीटर, तो पर मीटर पे कितना एक्स्ट्रा है, बोला गया था 30 पर मीटर बेचने के लिए 40 पर मीटर पे बेचा गया, और कितने मीटर कपड़ा बेचा गया, 4000। ठीक है, यहाँ पर 4000 ये रहा। ठीक है, इस पे 20% मिल जाएगा, तो कितना हो रहा है चेक करते हैं, 20% इंटू 4000 इंटू ये 10 हो रहा है, मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पर और एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के 40,000, तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 1,60,000 इंटू 5%, 8,000, 40,000 इंटू 20%, 8,000, तो टोटल हो गया 16,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 से हमें मिल गया कि 16,000 का टोटल कमीशन हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, यहाँ तक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला है कि 3,000 मीटर जो है उन्होंने दिल्ली में बैठ के बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब डायरेक्ट बेचते हैं तो उसे क्या लिखा जाता है, बाई सेल्स। 3,000 मीटर बेचा है 30 पर मीटर करके, तो ये हो गया 90,000। ठीक है, ये बाई सेल्स हो जाएगा, अपनी जगह पे बैठ के बेचा है। फिर यहाँ पर दिया है कि 30 पर मीटर लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। ठीक है, मतलब इनका वो दिल्ली में एक्सपेंसेस और कमीशन का खर्चा हुआ है 3,000, और मार्केट प्राइस गिरने के वजह से जो स्टॉक इन हैंड है वो 10% कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक इन हैंड तो दो जगह पे आएगा, एक तो यहाँ पर आएगा जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, बाई इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनी। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक इन हैंड आएगा, क्यों आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, वर्किंग नोट 2 बना लेंगे। 5,000 मीटर भेजा गया, 4,000 मीटर सेल हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 1,000 मीटर का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, और ये क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग यहाँ पर स्टॉक रिजर्व भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक
रिजर्व ऐसे भी लिख सकते हो, या क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऐसे भी लिख सकते हो, रिजर्व लोडिंग बोल के भी लिख सकते हो, रिजर्व बोल के भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया भी था कि स्टॉक का रिजर्व या फिर लोडिंग जो भी बोलो, ये हमेशा किस पे रहेगा, जो गुड्स सेंड किया जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा, ठीक है, बस इस पे और किसी पे नहीं। अच्छा, क्या यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक होगा? हाँ होगा। पहले तो इसको थोड़ा हमें सही करना पड़ेगा। क्या सही करेंगे? 10,000 मीटर में 10,000 मीटर जो कपड़ा टोटल परचेज हुआ था उसमें से 3,000 दिल्ली में सेल हुआ और कुछ कंसाइनमेंट में भी गया 5,000 मीटर, तो उसके लिए भी स्टॉक आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो शायद याद आए तुम लोगों को, जब हम लोग एकदम पहला क्लास किए थे और वहां पर कुछ जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग किए थे, तो वहां पर देखोगे कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में टू ट्रेडिंग बोल के हम लोग क्लोज करते थे। क्यों? इसी वजह से, ठीक है। तो हम लोगों का 10,000 में से 3,000 का स्टॉक दिल्ली में बिक गया और 5,000 का स्टॉक हम लोगों ने भेज दिया, सेंड कर दिया, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग कितने से होना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है इसका रिकॉर्डिंग कितने पे होना चाहिए, ये बताओ। ये 20 पे करे या फिर 30 पे करे? मुझे ये बताओ कि हम अपना स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतना स्टॉक खरीदा था, इतने में इतना दिल्ली में बिक गया, इतना जो है कंसाइनमेंट में भेज दिया। तुम लोग मुझे बताओ कि जो भेज दिया वो हम लोग स्टॉक आउटफ्लो दिखा रहे हैं, तो मुझे ये कितने में दिखाना चाहिए? बोलो, स्टॉक आउटफ्लो मुझे कितने में दिखाना चाहिए? बोलो, कितने में दिखाना चाहिए स्टॉक आउटफ्लो? 20 पे। 20 पे ही दिखाएंगे ना, क्योंकि मैंने 20 का स्टॉक मेंटेन जो किया हुआ है 20 पर मीटर वाला, वो हम दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। तो फिर मेरा 20 रुपीज वाला स्टॉक चला गया मेरे पास से। 20 पर मीटर वाला कितना? 5,000 मीटर, तो कितना स्टॉक आउटफ्लो हुआ है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, अब क्या यहाँ स्टॉक बचेगा? बिल्कुल बचेगा। 5,000 और 3,000, 8,000 खत्म, 2,000 स्टॉक बचेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जैसे हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज जो है वैल्यू 10% कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग का प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, लॉस आएगा तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो भी होगा ब्रॉट डाउन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे स्टॉक का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास है, ठीक है। ये वाला नहीं कर रहे हैं हम, अभी ये वाला कर रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैंने सिखाया कैसे करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, यूनिट का अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है यूनिट बना लेंगे, है हमारे पास मीटर, ठीक है। इनवॉइस प्राइस का एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉस्ट का बना लेंगे, एक लोडिंग का, ठीक है। ये पूरे डिटेल्स में करने से हमारे लिए लिखने में आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुड्स सेंट बाय मिस्टर एक्स, ठीक है। कितना भेजा गया? 5,000 मीटर, ठीक है। यूनिट किस में है? मीटर में है। और इनवॉइस के हिसाब से 1,50,000 का स्टॉक भेजा गया, जबकि कॉस्ट के हिसाब से ये हो रहा है 1 लाख का, ठीक है। और इस पे लोडिंग हुआ 50,000, जो कि हम लोग ऑलरेडी इस तरीके से रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमें क्या ऐड करना पड़ता है? ऑल एक्सपेंसेस बाई मिस्टर एक्स, मतलब कंसाइनर का सारा खर्चा ऐड होता है, क्योंकि वो सारे खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। तो नॉन रिकरिंग खर्चा हम लोग स्टॉक में ऐड करके कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो 5,000 और 500, 5,500 हम दोनों को मिला के लिख रहे हैं, अलग अलग और नाम नहीं लिख रहे। 5,000 प्लस 500, 5,500 कहाँ लिखेंगे? ऑब्वियसली यूनिट में कुछ नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे 5,500। कॉस्ट में भी हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। लोडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चा है। तो लोडिंग का मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं, खर्चे में थोड़ी ना कुछ ऐड किया जाता है, वो तो हम लोग अपना कॉस्ट रिवील नहीं करना चाहते कंसाइनी को कि कितना प्रॉफिट कमा रहे, तो हम लोग अपने स्टॉक के वैल्यू में लोडिंग लगाते, बाकी कहीं नहीं लग सकता है, ठीक है। तो 5,000 मीटर का जो कपड़ा था उसका कॉस्ट अभी हो चुका है 1,55,500, उसका इनवॉइस प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हो चुका है 1,055,000, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखो बीच में ना तो कोई लॉस है ना कोई एबनॉर्मल लॉस है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इतना स्टॉक कंसाइनी के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड
टू वाई, ठीक है, इतना स्टॉक वाई के पास पहुंच गया। अच्छा, वाई ने जो सेल कर दिया उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, या माइनस नहीं देने से भी होगा। 5000 में से 4000 सेल हो गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1000। 1000 मीटर क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड करके। अगर 5000 का इनवॉइस प्राइस इतना है तो 1000 का कितना होगा, यूनिटरी मेथड करके हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, 1,55,500 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 1000। कैलकुलेटर पे कर लो, ये कैंसिल आउट होके 5 हो गया, 1,55,500 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 31,100। 31,100 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अकॉर्डिंग टू इनवॉइस प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसको भी यूनिटरी मेथड में कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कैसे करेंगे, 1,055,000 डिवाइडेड बाई यही 5000 लगाएंगे, ठीक है, इंटू 1000, तो 21,100, ठीक है, 21,100। सेम यूनिटरी मेथड से ही करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देख, यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस भी मिल गया। अब लोडिंग कैसे निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, लोडिंग मिल जाएगा, ठीक है, -31,100, तो लोडिंग हो गया 10,000, ठीक है। और एक भी मेरे पास तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस के अलावा भी तुम लोग लोडिंग निकाल सकते हो। कैसे, ये देखो, हम लोग का पर मीटर पे लोडिंग है 10 रुपीज करके, ठीक है, पर मीटर पे लोडिंग कितना है, 10 रुपीज करके, तो 1000 मीटर पे कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड का कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम, इसी वजह से मार्केट प्राइस गिर गया है, जो भी स्टॉक इन हैंड है वो 10% रिड्यूस हो चुका है, तो हमें भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लेस कर देते हैं 10% फॉल इन मार्केट प्राइस, ठीक है, तो 10% से कम हो गया, यूनिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये तो क्वांटिटी बताता है। तो अगर कम हुआ है तो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट दोनों पे ही कम करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% यानी 3,110, यहाँ पर 2,110, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। 1000 का वैल्यू अभी रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31,100 माइनस 3,110, तो ये हो गया हम लोग का 27,990, और 21,100। हम साथ ही साथ ये वाला भी कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों कॉलम बना के करते हैं, 18,990, ठीक है। क्या इस पे भी कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों, देखो, ये लोडिंग किस पे लगता है, इनवॉइस प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का हर एक चीज कम हो रहा है, मतलब अगर हम लोग का कॉस्ट ही कम हो रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस गिर गया है, तो कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट पे जो इनवॉइस प्राइस लगा, देखो, आईपी कम होने का मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग का रिडक्शन हुआ है ना, तो इंडिविजुअली जो लोडिंग लिखा हुआ है फिर उस पे भी कम करना पड़ेगा, बात तो एक ही है ना। मैंने तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम बना रखा है, तो बेसिकली लोडिंग भी हमारा कम होगा, ये दोनों का डिफरेंस देखने से ही पता चलेगा। हम क्यों बोल रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंस देखो ना, तो ही पता चलेगा कि लोडिंग भी चेंज हो रहा है ना। तो ये देखो, 27,990 माइनस 18,990, ठीक है, 9,000 लोडिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, लोडिंग भी चेंज होगा। मैंने तो अलग कॉलम बनाए, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो 9,000 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा मार्केट प्राइस कम होने की वजह से स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, तो हमें वो कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्योंकि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट दोनों का कॉलम बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने दोनों जगह पे कम करके दिखाया, तो ऑटोमेटिकली लोडिंग तो कम होता ही है, ठीक है, ये कम होने का मतलब तो लोडिंग हो ही रहा है कम, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, हमें देखना है कि हमें किस पे वैल्यू करना चाहिए, एक्चुअली वैल्यू तो ये आया था, ठीक है। अब हमने क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब मार्केट प्राइस जैसे कम हो गया है तो इस वजह से ये हो गया है, वैल्यू तो कम ही हो रहा है ना, क्योंकि 10% कम हुआ है, तो ऑब्वियसली कैसे भी कैलकुलेट करो वो डाउन ही दिखाएगा, क्योंकि कम बोला है, तो ये कम ही आएगा माइनस करने के बाद। तो हमें कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेट करके निकल के आया, जो एक्चुअली जो रिड्यूस्ड होने के बाद जो वैल्यू आया, 27,990 इनवॉइस प्राइस वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 27,990, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
वर्किंग नोट 2 देखे, इसका लोडिंग जो कि 9000 है, ठीक है। गलती से भी अगर 10,000 लिख देते हो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब मेरा इनवॉइस वैल्यू भी कम हो रहा है, कॉस्ट वैल्यू भी कम हो रहा है, तो लोडिंग तो ऑटोमेटिक कम होगा। तो लोडिंग को कम कर लेना है, उसे रख नहीं देना है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस करके। तो प्रॉफिट ही होगा शायद, इधर ही ज्यादा दिख रहा है मुझे। 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 27,990, 2,37,990, 2,37,990 माइनस 1,50,000 माइनस 5,500 माइनस 16, 9 और 2 11, 11 और 11 22, 22 और 11,000 और 16,000, 55,490 आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ही आ रहा है, देखो 55,490, इसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और टोटल हो रहा है 2,37,990, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका भी क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2000 मीटर, ठीक है। अच्छा, 2000 मीटर 20 रुपीज करके 40,000 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 40,000 हो रहा है, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन तो हर जगह पे हुआ है। तो 10% यहाँ भी रिड्यूस होगा। 10% मतलब 4,000 यहाँ से हम लोग कम कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 36,000, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आया उसके वैल्यू में चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो भी 3 क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, देख सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दिल्ली में बैठ के जो इन्होंने बिजनेस किया, इनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इन्होंने पूरा 2 लाख का स्टॉक खरीदा, ठीक है। उसमें से 1 लाख जो है कंसाइनमेंट में भेज दिया, तो इनके पास बेचने के लिए 1 लाख का ही स्टॉक बचा था, जिसमें 36,000 अभी भी पड़ा हुआ है। 90,000 पे इन्होंने बेच दिया है कुछ स्टॉक, तो प्रॉफिट तो जरूर हुआ है, क्योंकि 30 रुपीज में बेचा है इन्होंने। तो 26,000 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 26,000। टोटल करने से आ रहा है, अच्छा टोटल यहाँ पर करने पे ना हम नहीं कर रहे टोटल, नहीं तो फिर ना यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 26,000। पीछे मैंने जगह नहीं रखा ना, यही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और यहाँ दिल्ली में इनका कुछ खर्चा हुआ है, ये देखो 3,000 लेस करना है, 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ये पता करने के लिए इनका एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन 3,000। अच्छा, और इनका बिजनेस का हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट वाला, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 55,490, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया। तो 55,000 यहाँ पर 55,490, तो 81,490 माइनस 3,000, तो ये हो रहा है 78,490 टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। बस मैंने टोटल नहीं लिखा, जगह नहीं हो रहा था इसी वजह से। अभी यहाँ पर लिख सकते, चलो अभी यहाँ पर जगह है, हम लिख देते हैं टोटल। यहाँ पर हो रहा है हम लोग का प्लस 3,000, 81,490, 81,490, 81,490, ठीक है। और यहाँ भी शायद लिख लेंगे, जगह है, चलो लिख लेते हैं 2,26,000, 2,26,000, ठीक है। मैंने दूसरे कलर से लिख दिया, दिखेगा, ठीक है। 2,26,000। एक सेकंड, हम्म, ठीक है। तो ये हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इसमें स्पेशल था, एक तो था हम लोग का कि कैसे वैल्यू रिडक्शन होने पे किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे अगर हमारे पास इनवॉइस वाला क्वेश्चन है। और दूसरा बात कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक ट्रेडिंग पीएल भी हमें बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है हम लोग का, और 4। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड डी ऑफ आगरा एज इट मैम सेलिंग एज। हाँ बोलो। ম্যাম আগে সলিউশনটা একটু পুরোটা দেখালে ভালো হতো, স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি। আচ্ছা, কোন পেজটা দেখাবো বলো, এইটা না এইটা? এটা হ্যাঁ, এইটা এটা ওয়ার্ক, এইটা। ওয়ার্কিংস না, ওয়ার্কিংস না। আচ্ছা আচ্ছা। হয়ে গেছে। अच्छा। अच्छा देखो, बोल रहा है कि डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड डी ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट ऑन फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो दिल्ली वाला कंसाइनर हो गया, आगरा वाला कंसाइनी हो गया, ठीक है। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। अब बेचना कैसे है, बोल रहे हैं कि जिस प्राइस में मैंने भेजा है आपको, इनवॉइस प्राइस पे बेचो या फिर उससे ज्यादा पे। ए टू बी एंटाइटल कमीशन ऑफ 7.5% ऑन द इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। अब ये भी बताया है कि अगर आप इनवॉइस पे बेचते हो तो 7.5% कमीशन मिलेगा। अगर आप इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेच देते हो तो 20% एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। मतलब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही दिया हुआ है, बस शायद परसेंटेज थोड़ा इधर उधर है, कंसेप्ट एक ही है। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट ए 30-day बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 80% जितना होता है उतने का बिल ड्रॉ किया। बिल सिक्योरिटी के तौर पे ड्रॉ किया जाता है, ये मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि बिल ड्रॉ करने से क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आगरा वाला इंसान अगर खराब हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ आगरा जो है वो अगर मतलब प्रोडक्ट लेके भाग जाए, ठीक है, जो भी बेचने के लिए डी ऑफ दिल्ली मतलब डी ने उन्हें दिया है, तो अगर बिल्स ड्रॉ होगा तो एक प्रूफ रहेगा कि इनके साथ इनका एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब भले ही गुड्स सेंड किया गया है, मतलब गुड्स बेचने के लिए दिया गया है, कोई सेल परचेज वाला रिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे इन्होंने इनके ऊपर बिल ड्रॉ किया है। किसने किया है, डी ने बिल ड्रॉ किया है। किसके ऊपर, ए के ऊपर। 30 डेज का मतलब 30 डेज बाद ए को उतना अमाउंट, जितने अमाउंट का बिल ड्रॉ हुआ है उतना अमाउंट डी को देना पड़ता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा हुआ रहता है कि ये पर्सन इस पर्सन को इतने दिन बाद ये अमाउंट पे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिल का अमाउंट नहीं दिया हुआ। इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी देखो, पहला स्पेशलिटी जो निकल के आता है, यहाँ बिल का अमाउंट हमारे पास नहीं दिया हुआ है, जो कि बाकी क्वेश्चन में रहता है कि कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ हुआ है। बोला है कि 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं। ऑन 1st Feb 2020 1000 साइकिल वेयर कंसाइंड टू ए। ए को 1000 साइकिल भेजा गया है, ठीक है, 1 फरवरी 2020 में। ये आगरा में ए है, ठीक है। ईच साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस एट 800। मतलब क्या बोल रहा है, एक एक साइकिल का कॉस्ट है 640, मतलब डी को एक एक साइकिल खरीदने पे 640 रुपीज का खर्चा आया है। इंक्लूडिंग फ्रेट, मतलब इसमें फ्रेट एडेड है। नॉर्मली हम लोगों को फ्रेट अलग से बताता है, फिर हम लोग उसको ऐड करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाते हैं। यहाँ पर एडेड है बोल रहा है, चलो बहुत ही अच्छा बात है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐड वगैरह। अब बोल रहा है लेकिन इन्होंने भेजा है 800 करके, इनवॉइस्ड मतलब भेजा है, ठीक है, सेंड किया है 800 करके, ठीक है। अच्छा, अब क्या मुझे बता सकते हो तुम लोग कि बिल का अमाउंट कितना हुआ होगा। यहां से यहां तक में बिल का अमाउंट निकाला जा सकता है, कि तुम लोग मुझे बताओगे कि बिल का अमाउंट कितना हुआ होगा, कितना बिल का अमाउंट हुआ होगा। ये जो दो लाइन है ना, इसी में बताया जा सकता है बिल का अमाउंट कितना हुआ होगा। बोलो, कोशिश करके बता सकते हो। बिल होना चाहिए 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितना है, कितने का स्टॉक। हाँ 640। और एक बार बोलो, आवाज कट किया।
6,40,000 का बिल है। करेक्ट करेक्ट, 6,40,000 ही होगा, सही हुआ है। ये देखो इनवॉइस प्राइस का 80%, तो इनवॉइस प्राइस कितना है, एक साइकिल का 800, ठीक है। कितना साइकिल भेजा गया, 1000, तो 1000 साइकिल का 800 करके कितना हो जाता है, इतना, ठीक है। अब इसका 80% लगाओ, इस पे 80%, 80 मल्टीप्लाई करोगे तो 6,40,000 आएगा, ठीक है। ये कितना है, 8 लाख, 8 लाख का 80% 6,40,000 होता है। बस ये पढ़ के पढ़ना है, बस कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आंसर ऐसे ही आएगा, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हमें पता चल गया कि कितने का बिल हुआ है। फिर बोल रहा है बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन द प्रिंसिपल्स बुक्स आर क्लोज। प्रिंसिपल कौन है, डी, क्योंकि एजेंट जो है उनको मतलब कंसाइनी बोला जाता है, प्रिंसिपल यानी कंसाइनर, ठीक है। ये बुक अपना क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। बोल रहा है ए मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। ए मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट का मतलब होता है, ए मतलब कौन, कंसाइनी। इनके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था, किसने किया था, डी ने, ठीक है। तो इनको 30 डेज बाद ये पैसा इनको देना था, ठीक है। और इन्होंने अपने ड्यू डेट पे, ड्यू डेट मतलब होता है कि टाइम होता है ना, जैसे मान लो कि मैंने किसी को बोला कि आप अभी फीस दे दो, फिर मतलब अभी आप ये फीस दो, फिर आप 1 वीक बाद दो, या फिर मान लो किसी का अगर मंथली है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे स्कूल कॉलेज में, जैसे मान लो इस सेमेस्टर का दे दिया, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का एक ड्यू डेट आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको इतने तारीख के अंदर एडमिशन ले लेना है, ठीक है। मेरा छोड़ो, हम कॉलेज का बता रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हो कि हाँ ड्यू डेट के अंदर देना है, नहीं देने से फाइन लगता है, ठीक है। घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कुछ और चीज, फोन का भी तो होता है ना, वो फोन छोड़ो तो हम लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं, रिचार्ज करो ना करो जो भी हो। तो वही ड्यू डेट का मतलब हो गया कि जब हमें पेमेंट करना है अपने खर्चे का, ठीक है, पर्टिकुलर डेट। तो 30 डेज बाद देना था, ठीक है। ये इसीलिए 30 लिखा हुआ रहता है बिल पे, हमेशा मतलब टाइम पीरियड रहता है, बिना टाइम पीरियड के बिल्स नहीं बनता है, ठीक है। 30 डेज बाद इनको पे करना था, और इन्होंने वो जो एक्सेप्ट किया था बात, वो उन्होंने मीट मतलब उन्होंने सही सही इस चीज को मतलब क्या बोले, मतलब अपना एक्टिविटी सही सही किया, उन्होंने 30 डेज बाद ही ये अपना पेमेंट किया, ठीक है। और बेचा है 820 साइकिल्स, इनको 1000 साइकिल दिया गया था, 820 साइकिल बेच दिया 930 पर साइकिल पे, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस इन्होंने 800 इनवॉइस प्राइस लगाया था, इन्होंने 930 पे बेचा, मतलब इनको ये कमीशन भी मिलने वाला है। सेल्स एक्सपेंसेस 12,500 इन्होंने किया है, एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। और बोला कि इन्होंने अपना खर्चा वगैरह सब डिडक्ट कर लिया इन्होंने, यानी ए ऑफ आगरा ने, और जो अमाउंट इनको पे करना था उन्होंने इनको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से पे कर दिया। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल वेयर शॉप स्पॉइल, 20 ऑफ अनसोल्ड, अब 20 हो रहा है, देखो 1000 में से 930 साइकिल, सॉरी 820 साइकिल अगर सेल हो जाता है तो कितना साइकिल बचता है, देखो 1000 में से 820 अगर चला गया 180 बचता है। हाँ 180 बचता है, बोल रहे 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल, मतलब इसमें से 20 साइकिल्स जो है वो शॉप स्पॉइल्ड हो गया, मतलब दुकान में ही जल गया। अब किसके पास था, ए ऑफ आगरा के पास, तो वही जला होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू किया गया है 50% ऑफ कॉस्ट से, इसका वैल्यू कम कर दिया गया। डेप्रिशिएट का मतलब इसका वैल्यू को कम कर दिया गया, यहाँ पर डेप्रिशिएशन का मतलब यूज के लिए कम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जब डेप्रिशिएशन पढ़ोगे तब देखना, डेप्रिशिएशन खाली यूज करने से एसेट का वैल्यू कम नहीं होता है, एसेट का बहुत तरीके से वैल्यू कम होता है। जैसे कि ये एक रीजन है, अगर मेरा स्टॉक ही जल गया तो कोई मुझे पूरा पैसा तो देने वाला है नहीं, तो मुझे अपने स्टॉक का वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन अलग है, नॉर्मली हमें कंसाइनर के बुक्स में एंट्री करने बोलता है, यहाँ पर हमें कंसाइनी के बुक्स में एंट्री करने बोला है, ए के बुक्स में बोला है, ठीक है। और बोल रहा है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। बोल रहा है हमें फाइंड आउट करके देना है क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री यानी स्टॉक जो कि ए के पास पड़ा हुआ है, जो डी अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें दो चीज करना है, मेन आंसर हमें दो चीज का कैलकुलेट करके देना है, एक तो कंसाइनी का बुक्स में रेलिवेंट लेजर बना के देना है, और दूसरा हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करके देना है जो कंसाइनर अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन क्वेश्चन 2, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग
एक काम करते हैं, इसका ना हम तुम लोग को एंट्री करके दिखा दें एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है हम मुझे एक जर्नल करके देना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, तो हम एक बार जर्नल करते फिर एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, हम इन द बुक्स अब यही करेंगे, कंसाइनी ही करेंगे। ठीक है, बोला नहीं है, हम एक बार करके दिखा रहे हैं। देखो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मतलब इन द बुक्स ऑफ डी। ठीक है, तो नॉर्मली ये मतलब थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है तुम लोग के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट बना बना के एक हैबिट हो जाता है, इसलिए हम एक बार जर्नल एंट्री करवा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट फेब को साइकिल भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा देखो, हाँ एक चीज होता है कि कंसाइनर जब स्टॉक भेजता है तो वो ऑब्वियसली एंट्री करता है, लेकिन कंसाइनी जब स्टॉक को रिसीव करता है तो ये एंट्री नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका इसमें कोई सेल परचेज वाला रिलेशन नहीं है, इसीलिए कंसाइनी को कभी भी सिर्फ रिसिप्ट गुड्स का एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है। वो कहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करते हैं? जहां से अपना खर्चा इनकट करते हैं, सेल करते हैं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट का बात होता है, तब जाके वो एंट्री करते हैं। स्टॉक को रिसीव करने का उनको कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है, बिकॉज उस स्टॉक का उनके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होता है, कोई ओनरशिप नहीं है। ठीक है, इसी वजह से। और कंसाइनर क्यों करते? क्योंकि उनका तो खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले एक बिल स्ट्रॉ हुआ है। बिल स्ट्रॉ कब हुआ है? यहाँ पर ये देखो, द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन एजेंट। अब कब बिल ड्रॉ हुआ होगा? ऑब्वियसली स्टॉक भेजने के पहले तो हम फर्स्ट फेब ही कर देते हैं। ये देखो, फर्स्ट फेब जब स्टॉक भेजा गया था, हम उसी डेट को लगा लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फेब 2020। ठीक है, यहाँ पर डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए होगा। सॉरी, मैंने यहाँ ना गलत लिख दिया, कंसाइनी है ना, कंसाइनी का नाम ए था। कंसाइनी का नाम ए था। डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का एंट्री कैसे होता है? बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, जो भी बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेगा उनके लिए लाइबिलिटी है, ए के लिए लाइबिलिटी है। और किसके भी आप में करें, मतलब किसके लिए कर रहे हैं? डी के लिए। ठीक है, और जो बिल्स ड्रॉ करते हैं उनके लिए एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल टू पार्टी नेम, और इनके लिए होता है पार्टी नेम टू बीपी। ठीक है, अब बीपी कितने का हुआ अमाउंट? ये देखो, 80% ऑफ वन। ये देखो कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 साइकिल्स इंटू 800, क्योंकि हमें बोला था इनवॉइस प्राइस के ऊपर करने के लिए, तो ये हो जाता है 6,40,000। ठीक है, हम ये एक बार एंट्री करके समझा दे रहे हैं तुम लोग को। उसके बाद 30 डेज बाद जो है ये बिल पेमेंट करने का बात हो रहा है। ठीक है, 30 डेज बाद, 30 डेज बाद कौन सा डेट आएगा? ये फेब है। ठीक है, फेब वैसे 28 का होता है, 2020 है, तो फेब का मंथ मतलब लीप ईयर होगा 29 का, तो फेब 29 का 30 डेज बाद मतलब मार्च का 1 तारीख होता है, तो 30 डेज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, हम लोगों का 3 दिन ग्रेस पीरियड लगता है। ठीक है, 3 दिन ग्रेस पीरियड लगता है, तो इसके बाद 3 दिन ऐड होने से यहाँ पर हो जाएगा 4 मार्च, है ना, 4 मार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, डेट हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट फेब, इसके बाद 30 डेज बोला है, तो 29 और 29 डेज होगा। और अगर हम लोग 29, अच्छा 29 और यहाँ पर 1 तारीख, मार्च का 1 तारीख, 30 डेज हो गया, और 3 दिन, 1 तारीख, 2, 3, 4। ठीक है, तो फोर्थ हो रहा है, 4 मार्च हो रहा है। ठीक है, 4 मार्च 2020। इसमें क्या होगा, इन्होंने अपना जो कमिटमेंट किया था बिल्स का, वो इन्होंने पूरा किया, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया बीपी टू कैश या बैंक होगा। ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल पेमेंट भी हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने सेल किया होगा। देखो, इन्होंने 31 मार्च को इन्होंने बताया कि इन्होंने 820 साइकिल्स बेच दिया, तो 31 मार्च 2020 साइकिल बेच देने पे इनके पास पैसा आएगा। हम लोग कंसाइनी का बुक्स कर रहे हैं, ये बात याद रखो, इसीलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं। ठीक है, टू, अब पैसा डी को देना पड़ेगा, तो 2D लिख दिया। गुड सोल्ड कितना बिक गया? 820 930 करके, 820 साइकिल 930 रुपीज करके एक एक साइकिल सेल हो चुका है। ठीक है, तो 820 इंटू 930, 7,62,600। ठीक है, सेल कर दिया। अब ये अपना कमीशन लेंगे, तो कमीशन का एंट्री करते सेम डेट पे ही करेंगे, तो डी अकाउंट डेबिट, डी से पैसा मिलेगा, डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
अच्छा कमीशन कितना होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा और क्या खर्चा हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। कमीशन का बात आया और इन्होंने यहाँ पर खर्चा किया है सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500, तो हो जाएगा डी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन्होंने जो खर्चा किया अपने तरफ से ये डी से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, और कमीशन का यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कमीशन कितना हो रहा है। हम वर्किंग नोट 1 बना के चेक कर लेंगे कमीशन कितना हो रहा है। अच्छा फिर यहाँ पर सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो पहले कमीशन का चेक करते हैं कितना होगा, यहाँ पर कर ले। यहाँ पर हो जाएगा 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो यहाँ पर कमीशन 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ये वाला है 7,60,000 नहीं, इनवॉइस प्राइस पे। अच्छा इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस है सेल करने के लिए 800। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 800 रुपीज में बेचा जाता है इनवॉइस प्राइस पे, कितने सारे साइकिल बिके हैं, 820 या ना 820 साइकिल्स। ठीक है 820 साइकिल्स, तो कितना हो जाएगा चेक करते हैं। 800 इंटू 820 इंटू 7.5%, 49,200। ठीक है, और क्या मिलेगा, और 20% एक्स्ट्रा मिलेगा एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा कितना हो रहा है, इनवॉइस प्राइस 930 में इन्होंने सेल किया जबकि इनवॉइस प्राइस था 800। कितने साइकिल्स, 820। चेक करते हैं, एक एक साइकिल पे 130 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया गया है इंटू 820 इंटू 20%, 21,320। ठीक है, अब ये दोनों का टोटल लगा लो 49,200, तो ये हो गया 70,520 का कमीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे 70,520, 70,520 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को एट लास्ट क्या करना है, सेटलमेंट चेक करेंगे कि डी कितना भेजेंगे ए को। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, देखो डी ने पहले डी के तरह सोचो। ठीक है, तुम लोग डी के तरह सोचो। डी बोल रहा है मैंने तो 6,40,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया था। ठीक है, मैंने 6,40,000 का अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मेरे पास मुझे डी को 7,62,600 देना है। ये कौन सा अमाउंट है, देखो ये हम लोग का डी डेबिट है। ठीक है, ये हम लोग का डी क्रेडिट है। मतलब ए बोल रहा है कि मुझे डी को, मैंने डी को 6,40,000 दिया है, मेरे से डी को 7,62,600 मिलेगा जो सेल करके उनका पैसा मेरे पास है। लेकिन मुझे उनसे कमीशन का भी मिलेगा कितना, 70,520, ये मुझे उनसे कमीशन का मिलेगा। ठीक है, और मुझे उनसे 12,500 और भी मिलेगा, मैंने उनके बिहाफ में खर्चा किया है। मुझे ये पैसा मिलेगा, कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है मुझे ये पैसा डी से मिलेगा और मुझे डी को ये देना है। तो ये नेट करके चेक कर लेंगे कि एक्चुअली मुझे मिलेगा कि मुझे देना पड़ेगा। तो देखो 12,500 मिलेगा ए को, 70,520 मिलेगा, और 6,40,000 ऑलरेडी इन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट तौर पे दे रखा है 7,23,20, ये तो इनको मिलना चाहिए। ठीक है, और ये 7 लाख इनके पास, इनका 7,20,000 सॉरी 62,600 जमा है, मतलब 39,580 ये रिम्बर्स कर देंगे। ठीक है, तो डी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो क्रेडिट ज्यादा हुआ ना, तो जो अमाउंट निकल के आया वो क्रेडिट आया। आप क्रेडिट को कैंसिल करेंगे तो डेबिट ही करना पड़ेगा, 39,580। ठीक है, वैसे ये बोला नहीं था हमें जर्नल करने के लिए, बस मैंने इसीलिए समझाया ताकि जब तुम लोग लेजर करो तो तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब लेजर कौन कौन सा करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं। लेजर में यहाँ पर लिखेंगे, पहला लेजर बना लेते हैं, चलो डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बना रहे हैं, तो डी का अकाउंट मतलब कंसाइनर अकाउंट बना लेंगे, ये एक मेन होगा। एक कमीशन बना लेते हैं, कमीशन का एक मेन होता है ना इनके साथ, इनको कमीशन का हिसाब तो रखना ही चाहिए। और एक बिल्स पेबल का रख लेते हैं। क्या और कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, हाँ हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। डी बनाया मैंने, बीपी का बनाया। ठीक है, अच्छा मैंने सिर्फ बनाया नहीं, दैट इज बैंक। बैंक का उतना नेसेसरी कंसाइनमेंट के लिए नहीं होता है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स पेबल। ये तीन मेन लेजर
मुझे मेरे हिसाब से है, तो हम लोग ये 3 बनाएंगे। तो डी टू बीपी, सबसे पहले डी में लिखेंगे 2 बीपी, हम शॉर्टकट में ही लिख देते, ठीक है। 2 बीपी 6,40,000, इसलिए मैंने लेजर से पहले अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पर बीपी में लिखेंगे बाई डी, ठीक है। इसका डेट दे दो 1 Feb 2020, तो बाई डी 6,40,000। अच्छा, इसके बाद बीपी टू बैंक 4 तारीख को, बीपी टू बैंक टू बैंक, ठीक है। पेमेंट हो गया, बिल ड्रॉ हुआ, बिल पेमेंट भी हो गया, मतलब इसको रिलीज बोलते हैं, ठीक है, या फिर बिल को मीट करना भी बोलते हैं। तो ये इनका हो गया, मैच्योर हो गया बिल, ठीक है। इसके बाद का एंट्री देखो, बैंक टू डी, तो यहाँ पर डी में लिखेंगे बाई बैंक 7,62,600, ठीक है। मतलब ये क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ये ए अपने बुक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं कि डी को उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पर देखो कमीशन 70,520, तो यहाँ पर लिखते हैं टू कमीशन 70,520। एक इन्होंने अपना खुद से खर्चा किया था टू बैंक सेलिंग एक्सपेंस 12,500, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा कमीशन में क्रॉस पोस्टिंग कर लेते चलो, बाई डी 70,520, इसको कैसे क्लोज करेंगे, कमीशन कैसे क्लोज होगा, कमीशन इनका इनकम है तो ये अपने पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है ना, ये डायरेक्ट होता तो अपने ट्रेडिंग में दिखा देते, टू पीएल। यहाँ पर हो जाएगा 70,520, ठीक है। तो अभी एक जर्नल एंट्री यहाँ पर तुम लोग चाहो तो और भी लिख सकते हो, अभी अभी जो मैंने ये पीएल वाला लिखा ना, ये और एक लिख सकते हो, और एक जर्नल एंट्री हो सकता है इसमें, ऐसे करके पीएल कमीशन टू पीएल, ठीक है, ये एक एंट्री हो सकता है अगर चाहो तो, वैसे एंट्री मांगा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन में मांग ले तो फिर कमीशन टू पीएल 70,520, 70,520, ठीक है। कमीशन टू पीएल ये बन गया हम लोग का, ये भी क्लोज हो गया। अच्छा, इसको कैसे क्लोज करेंगे, देखो ये क्या बता रहा है अकाउंट, हमें ये बता रहा है, हम लोग ए की तरह सोचेंगे, ए बोलेगा मेरे पास डी का ये पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 6,40,000 दिया, तो हम इतना डिडक्ट कर लेंगे, कमीशन का अपना इतना डिडक्ट कर लेंगे, और जो सेलिंग एक्सपेंस बाकी पैसा रिम्बर्स करेंगे, बाकी कितना होना चाहिए, अभी अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया ना वही होना चाहिए, यानी 39,580। क्या इतना ही आ रहा है, बिल्कुल आएगा, चेक करके देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, इतना पेमेंट करेंगे 39,580। चाहो तो एक बार चेक कर लो, ठीक है, हम चेक करके दिखा देते हैं, हम खुद ही 7,62,600, ठीक है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट ना समझना बहुत जरूरी है कि कोई किसी को इस तरह से डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है, कंसाइनी के पास जो भी सेल का पैसा आता है उससे वो अपना खर्चा माइनस कर लेता है, जैसे उसको कमीशन का मिलेगा वो अपना पैसा डिडक्ट कर लेगा, वो कुछ खर्चा किया है वो डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो भी अपना कट कर लेगा, तो यहाँ पर से 39,580 देगा। वैसे क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना सा ही करने के लिए बोला था, मैंने एक बार एंट्री इसीलिए बताया क्योंकि कंसाइनी के बुक्स में करने का हैबिट नहीं है तुम लोगों का, तो इसीलिए मैंने एक बार बताया कि कैसे करके हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का सेकंड नंबर हो गया, थर्ड हम लोग का पहले से किया हुआ है, अभी हम लोग फोर्थ नंबर वाला करेंगे, इसमें भी एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, वो भी ध्यान से सुनो। अच्छा, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बी ऑफ मुंबई ऑन 1 मार्च 2019, ठीक है। 1 मार्च 2019 में इन्होंने बी ऑफ मुंबई को स्टॉक भेजा है कंसाइनमेंट के लिए, ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ही मतलब ए ऑफ आगरा, एज अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 दिसंबर, इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। बी वॉज एंटाइटल्ड
बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल, मतलब टोटल सेल पे 5% कमीशन मिलेगा ग्रॉस सेल पे, प्लस ए डेल क्रेडियर कमीशन ऑफ 3%। डेल क्रेडियर कमीशन कब मिलता है? डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब होता है जब बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी लेता है तो उसे डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाता है। बोल रहे हैं कि डेल क्रेडियर कमीशन का भी बात हुआ है, मतलब कोई भी बैड डेप्ट हुआ उसका इंपैक्ट कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं आने वाला, मतलब कंसाइनर का कोई हेडेक नहीं है इस बात का, वो कमीशन देगा और वो अपना पूरा सेल का पैसा लेगा, चाहे कोई कस्टमर पैसा दे ना दे उससे इनको कोई मतलब नहीं होगा। ए को, बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3000 फॉर गुड्स कंसाइंड, मतलब बी ने जब स्टॉक रिसीव किया तो 3,000 का खर्चा किया ताकि वो अपने जहां पर भी ले जाके उनको बेचना है सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए ये खर्चा किया है इन्होंने। फिर बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2019 बी इन्फॉर्म्ड ऑन फोन, फोन में बी मतलब कंसाइनी बताया है दैट ही हैड सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 1,50,000। अच्छा चलो, अच्छा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालना पड़ेगा, ऑल गुड्स सारे गुड्स बिक गए 1,50,000 में, बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000। अच्छा, यहाँ एक खर्चा किया था और यहाँ एक सेलिंग एक्सपेंसेस किया और सारे प्रोडक्ट बिकवा दिए। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for amount due along with the account sales। बोल रहा है कि 1,48,000 का रिकवरी होगा, 1,50,000 में 1,48,000 का रिकवरी पक्का है, बट 2,000 का रिकवरी नहीं हो सकता है, इरिकवरेबल है, मतलब बैड डेप्ट हुआ होगा, लेकिन इससे कंसाइनर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो अपने डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे हैं। हाँ, ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बैड डेप्ट हुआ है बट इसका इंपैक्ट कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं आएगा, एंड वुड बी सेंडिंग द चेक, और ये भी बता दिया कि हम चेक भेज देंगे आपको 1-2 दिन के अंदर, और जो भी अमाउंट ड्यू है उसके साथ, मतलब आपको चेक भेज देंगे, जो अमाउंट ड्यू है उतने का चेक, मतलब जितना आपको मिलेगा उतने का चेक आपको भेज देंगे, और अकाउंट सेल्स मतलब सारे डिटेल्स भी हम भेज देंगे। अकाउंट सेल्स में क्या होता है, कंसाइनी डिटेल्स लिख के भेजता है कंसाइनर को। ऑन 5th ऑफ जैन 2020 ए रिसिप्ट द चेक, ए मतलब जो कंसाइनर, इनको चेक मिला 5 जनवरी को फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक। चेक कलेक्ट करने के लिए इनको 260 बैंक चार्जेस देना पड़ा। कौन लिया होगा? बैंक लिया होगा, ठीक है। बैंक ने बैंक चार्जेस लिया चेक क्लियर करने का, कितना? 260 रुपीज। तो होता है कभी कभी चेक क्लियरिंग चार्जेस लगता है, यहाँ बोला है तो हम लोग मानेंगे कि चेक क्लियरिंग चार्जेस इनको देना पड़ा। अब ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, देखो क्योंकि कंसाइनमेंट से रिलेटेड चेक है, कंसाइनमेंट का चेक हम लोग जो है जब रिलीज करवाने गए बैंक के पास से तो हमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ा, तो ये खर्चा हमें जरूर कंसाइनमेंट में दिखाना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 9th Jan 2020, मतलब बैंक, मतलब चेक का पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ 9th Jan को, ठीक है। और 5th ऑफ Jan को ये चेक इनको रिसीव्ड हुआ, बट चेक मिला तो क्या हुआ, फिर उसके बाद चेक डिपॉजिट मतलब चेक का पैसा क्रेडिट हुआ बैंक में, मतलब अपडेट हुआ 9th Jan को, ठीक है, ये बता रहा है। क्या करने, क्या बोला है, राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसाइनमेंट। बीज अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, ये नया अकाउंट है, बताएंगे क्या है। बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्ट द कलेक्शन ऑफ द चेक। हमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, मतलब 9th Jan तक का हमें रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रोविजंस का बात हुआ, ये क्यों हो रहा है वो भी हम बताते हैं। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, कंसाइनमेंट के बुक्स में, सॉरी कंसाइनर के बुक्स में ये कुछ अकाउंट्स बनाना है, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और क्या बोला है देखो, बीज अकाउंट, बीज अकाउंट, और भी 2 अकाउंट बोला है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, और बैंक अकाउंट, ठीक है।
अब हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए ऑफ आगरा गुड्स भेजा गया है 1 लाख रुपीज का, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 1 लाख। ये देखो 1 लाख रुपीज का स्टॉक भेजा गया है। अच्छा, उसके बाद ही इनकर्ड मतलब जो कंसाइनर है उन्होंने 12,000 फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 12,000 का इन्होंने खर्चा किया है। अच्छा, इसके बाद एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस। अच्छा, ए का अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर क्लोज होता है, मतलब जो कंसाइनर है ये बता दिया। इसका रीजन भी है क्यों बताया। बी वॉज एंटाइटल कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल। बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो टू बीज अकाउंट, बी को जो भी मिलेगा जैसे कि कमीशन। कमीशन का तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी जाके कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद बोला है ग्रॉस सेल पे 5% और एक डेल क्रेडियर। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर गुड्स कंसाइन। बी ने डिलीवरी लिया और खर्चा किया है कितना? 3,000, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस 3,000। अच्छा, इसके बाद नीचे वाले पैरा में आ जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है 1,50,000 में सेल कर दिया। चलो ये भी हमें बता दिए कितने में सेल हुआ है, तो बाई बीज अकाउंट सेल प्रोसीड्स 1,50,000। अच्छा, इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस किया है 2,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस किया है 2,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ही फर्दर इन्फॉर्म्ड 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड एंड वाज 1,48,000 ही मिलेगा, और बाकी बोल रहा है कि मतलब 1,50,000 में से 1,48,000 मिलेगा, इसका मतलब बाकी हो चुका है बैड डेट। ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कमीशन। ठीक है, पहले कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। एक हो रहा है ऑर्डिनरी कमीशन और एक डेल क्रेडियर। ऑर्डिनरी कमीशन कितना मिलेगा, चलो देखते हैं। 5% ऑन ग्रॉस सेल्स। 5% ऑन ग्रॉस सेल मतलब 1,50,000, तो ये हो जाएगा 7,500। 15 इंटू 5, ठीक है, 75। और डेल क्रेडियर, डेल क्रेडियर बोला है 3%। 3% कुछ नहीं बोला है, तो ये भी ग्रॉस सेल पे ही होता है। ठीक है, 4,500, तो टोटल हो जाता है 11,000। चेक करते हैं एक बार। 75 प्लस 45, ओ 2 हो रहा है। ट्वेल्व 12,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। कमीशन निकल गया हम लोग का 12,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चेक कलेक्ट करने के लिए एक खर्चा हुआ। ठीक है, ये खर्चा कितना हुआ है? 260 रुपीज। इसको क्या बोल के लिखेंगे? इसको लिखना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। बताते हैं ऐसा क्यों लिखेंगे, प्रोविजन क्यों लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, पहला बात है ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हम लोग किसका बुक्स बना रहे हैं? कंसाइनर का, वही रिकॉर्ड करेंगे, उनका ही चार्जेस लगा है। कंसाइनमेंट में खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और बैंक चार्जेस का खर्चा है टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस बोल के 260 लिखेंगे। अच्छा, इसके पहले भी खर्चा हुआ था फ्रेट इंश्योरेंस का, तो टू बैंक लिखा। इसको टू बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। इनका यानी कि कंसाइनर का बात कर रहे हैं, इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, जबकि ये खर्चा हमें पे करना पड़ा कब?
5th ऑफ Jan 2020 को, मतलब ईयर एंड होने के बाद। लेकिन हमें पता होता है, देखो एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उनका चेक कलेक्शन करने में खर्चा हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो बैंक से इंफॉर्मेशन आ चुका है कि आपका चेक कितने इतना क्लियरिंग खर्चा लगेगा, ठीक है। लेकिन खर्चा इनकट कब हो रहा है? 5th ऑफ Jan को। लेकिन हमें पहले से ही पता है कि ये खर्चा हमें करना पड़ेगा, फ्यूचर का खर्चा है, हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग उसे प्रोविजन बोल के रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा इसी पीरियड का हो जाता तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करते टू बैंक बोल के। अब रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बाद में पे करें, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कंसाइनमेंट का खर्चा है। अगर 260 नहीं माइनस करेंगे तो हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट 260 से ज्यादा दिखेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोविजनल बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि खर्चा पता है इनको, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रोविजनल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, जैसे कि हम लोग करते हैं ना अपना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिकॉर्ड करते हैं पीएल में, वैसे ही मतलब हमें वो तो बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है कि कितना हम लोग का एक्चुअली बैड डेब्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले से प्रोविजनल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये वैसे कंफर्म है कि 260 होगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेन रीजन ये है कि ये खर्चा हमारा ईयर एंड के पहले हमें पता चल गया, बट होने वाला है बाद में। तो इसीलिए, क्योंकि इसी कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा यहाँ नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट 260 से ज्यादा दिखेगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल है 1,50,000। इधर तो और कुछ है नहीं, देखो हम ये कर ले रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉक सेल हो चुका है, ठीक है। तो 1,00,000 ये हो गया 24, और ये 3 और 2 5, मतलब 29, 1,29,000 प्लस 260 माइनस 1,50,000 प्रॉफिट दिखेगा 20,740। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। अगर ये नहीं दिखाते तो हम लोगों का 260 से प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे हो गया। अच्छा, अब हम लोग बी का भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे बीज अकाउंट में। तो बीज अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ये वाला, ये जो बाई बी बोल के लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर का डेट होगा। हम यहाँ पर डेट इसीलिए दे रहे हैं, इसका रीजन ये है, नॉर्मली डेट नहीं देना पड़ता है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें बोला है अकाउंट हमें कब तक का बनाना है, हमें अकाउंट बना के देना है ट्रांजैक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, ठीक है। इसी वजह से तो बी से हम लोगों ने देखो 31 दिसंबर 2020 में टू कंसाइनमेंट बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि 1,50,000 में सारे चीज सेल हो चुके हैं, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 20 में ही, मतलब ईयर एंड में ही रिकॉर्ड होगा ये वाला, ये जो खर्चा है, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट। ये रिकॉर्ड होगा कमीशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो कमीशन है हम लोग का 12,000, 3,000 यहाँ पर लिखेंगे 12,000, ये एक्सपेंस है 3,000, और सेलिंग एक्सपेंस है 2,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे इसी डेट पे बाई बैलेंस सीडी बोल के, जो हमें ये बताएगा कि हम लोगों को कितना, ये देखो, मतलब मिस्टर ए को कितना पैसा मिलेगा बी से, कंसाइनी से। तो 1,50,000 सेल हुआ था, इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये भी तो अपना खर्चा डिडक्ट करेंगे। ये बोलेंगे हम 12,000 अपना कमीशन माइनस कर लेते हैं, और 5,000 का मैंने टोटल खर्चा किया वो माइनस करते हैं, तो 1,33,000 रिम्बर्स कर देंगे, ठीक है। ये बाई बैलेंस सीडी लिखा, अभी तक हम लोग बाई बैंक लिखते थे, बाई बैलेंस सीडी इसीलिए लिखा क्योंकि ये पैसा रिम्बर्स होने में अभी देरी है, ठीक है। ये 31 दिसंबर का इंफॉर्मेशन पता चला कि 1,33,000 मिलने वाला है बी से। अब इसको हम लोग करेंगे 1/1/21 में ब्रॉड डाउन, तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं टू बैलेंस बीडी 1,33,000, ठीक है। अच्छा, और 5th ऑफ Jan 2020
21 को, ठीक है, 5 Jan 2021 को रिसिव्ड हुआ चेक, ठीक है। तो रिसिव्ड होने से एंट्री क्या हो जाएगा, बाय बैंक, चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर 1,33,000 ये यहाँ पर क्लोज होगा। अगर हम लोग यहाँ बाय बैंक लिख देते तो उसका मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बताया है कि हमें पैसा 31 दिसंबर को नहीं मिला, हमें मिला है फर्स्ट ऑफ सॉरी 5 Jan को हमें मिला है। क्रेडिट बैंक में मतलब कुछ दिन बाद क्रेडिट हुआ है, ठीक है, वो तो 9th को हुआ है। अब हम लोग प्रोविजन वाले अकाउंट पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो प्रोविजन जो है क्रॉस पोस्टिंग होगा, यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 क्रॉस पोस्टिंग होगा ये वाला, ठीक है, बाई कंसाइनमेंट बोल के, बाई कंसाइनमेंट 260 रुपीज, ठीक है। और 31 दिसंबर 2020 को ही ये क्लोज हो जाएगा टू बैलेंस सीडी बोल के 260, ये इसी दिन क्लोज हो गया। अच्छा, अब बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट में देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई बैंक का एंट्री है, एक बैंक का एंट्री है, ये देखो फ्रेट वाला खर्चा हुआ है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले और ये वाला पहले ये भी ये दिखाते हैं। देखो 1,33,000 ये वाला लिखेंगे, ये वाला ये बाई बैंक जो लिखा हुआ है 5 Jan को, इसका क्रॉस पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 Jan 2021 को टू बीस अकाउंट 1,33,000 बी से इतना मिलने वाला है। और 5 Jan 2021 का बाई बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस होगा 260। हम अभी एंट्री लिखेंगे तो तुम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ क्यों बाई बैंक चार्जेस आया। बाकी मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, फिर भी अगर होगा तो हम बता देंगे। बाई बैलेंस सीडी एक बार लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर क्यों ऐसा आया, हम एंट्री बताएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसका एंट्री मुझे बता देना चाहिए। ये देखो माइनस कर लेते हैं, बैंक में कितना बैलेंस बचा, 260, 1,32,740, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें भी एक बार यहाँ पर भी ब्रॉट डाउन कर ही देते, ठीक है, हमें तो पूरा करने बोला ना, तो ये ब्रॉट डाउन करते। देखो ये टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी करेंगे 1/1/2021, इसको भी कर लेते, ये मेरा छूट गया। ये देखो 260, और ये प्रोविजन क्लोज होगा कुछ इस तरीके से, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस यहाँ पर हो जाएगा 260, ठीक है। अब हम इसका एंट्री बताते हैं तो तुम लोग को पता चलेगा कैसे होगा। देखो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब जगह पे ये प्रोविजन क्यों लिखा गया ये मैंने बता दिया, ठीक है, भले ही डेट बाद में हो, क्यों लिखा गया ये मैंने बता दिया। और ये देखो ये तो क्रॉस पोस्टिंग है, इसका क्रॉस पोस्टिंग इधर आया, ठीक है, ये जो क्रॉस पोस्टिंग है वो इधर गया। फिर यहाँ बैलेंस क्यों निकाला, क्योंकि पेमेंट यहाँ नहीं हुआ है, बाद में हुआ है, इसी वजह से, ठीक है। चेक बाद में रिसीव हुआ, जब हुआ तब बाई बैंक बोल के हम लोगों ने दिखा दिया। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ही बाई बैंक दिखाते हैं, उसका यहाँ दिखा है। ये सब में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। प्रोविजन का ये तो क्रॉस पोस्टिंग है, ये ब्रॉट डाउन करके टू बैंक चार्जेस क्यों हुआ इसका रीजन हम बताते हैं, और साथ ही साथ ये वाला भी बताते हैं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं, बस तुम लोग को थोड़ा सा एंट्री दिखा देना है, तुम लोग समझ जाओगे। देखो 31 दिसंबर 2020, ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सा वाला एंट्री बता रहे हैं, 260 वाला, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट में प्रोविजनल बेसिस पे चेक का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है, जिसका मैंने पोस्टिंग दिखा दिया तुम लोगों को 260, ये मैंने सबसे पहले किया। अब 5/5 को सॉरी 5/5 नहीं 5/1 को 5/1/2021 को जब बैंक चार्जेस हमें पे करना पड़ा, तब एंट्री क्या होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक,
जब पे किए तो ये एंट्री होगा, ठीक है। ये तो प्रोविजनल बेसिस पे रिकॉर्ड किया था कि इतना पे करना पड़ेगा, जब डेट आया तो ये पे कर दिया। अब एंट्री देखो क्या हुआ, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिखा होगा हम लोगों ने बाई बैंक चार्जेस, ये देखो बाई बैंक चार्जेस लिखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें क्लोज भी तो करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ये प्रोविजनल अकाउंट ओपन कर रखा था इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। जब कुछ ओपन है एज अ क्रेडिट तो उसे एज अ डेबिट हम लोग बंद करते हैं। 260 टू क्या हो जाएगा, टू बैंक चार्जेस, ठीक है। जैसे हम लोग पीएल में क्लोज करते तो क्या करते, पीएल डेबिट टू बैंक चार्जेस करते, ये ऑलरेडी पीएल के पहले ही ओपन था एज अ प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, तो फिर प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस। देखो, तो इसीलिए यहाँ पर ये देखो, ये हम ऐसे करते तो कंपेयर कर पाएंगे हम लोग कंसाइनमेंट टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, जिसका इम्पैक्ट हम लोग का यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन होता है वैसे हुआ, यहाँ भूल के भी बाई बैंक नहीं लिखना है क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा है 31 दिसंबर को, ड्यू रह रहा है, तो बाई बैलेंस लिख दिया, ब्रॉट डाउन किया, जब मिला बाई बैंक बोल के दिखा दिया, तो एंट्री कंप्लीट हो गया, बैंक टू बी जब मिल गया, नॉर्मली यहाँ पर बाई बैंक होता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रोविजंस का जो है क्रॉस पोस्टिंग किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोविजंस अकाउंट को क्लोज किया, तो ये देखो क्लोज करने पे एंट्री क्या हुआ, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस, ये देखो टू बैंक चार्जेस बोल के क्लोज हुआ। और बैंक का एंट्री क्या हुआ, जब बैंक चार्जेस पे किया बैंक चार्जेस टू बैंक बोल के हो गया, ठीक है, और ये क्रॉस पोस्टिंग करके आया। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और थोड़ा अलग सा था क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने बोला हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन ही जो है अलग है। अच्छा, हमें एक वैल्यूएशंस भी करके दिखाने के लिए बोला था शायद क्लोजिंग स्टॉक का ना प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस, बस यही करने के लिए बोला है, और तो कुछ बोला था क्या, नहीं वैल्यूएशन शायद दूसरे वाले किसी में बोला था, एक सेकेंड, मैंने शायद नहीं किया ना, एक मिनट रुको, या फिर इसी में बोला है, राइट अप कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अप टू, नहीं ये वाला नहीं, शायद इसमें ही बोला था ना, सो हाँ इसमें बोला था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला था, हम भूल गए इसका जो है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा चलो ये बता देते हैं, ये हम भूल गए ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला था, जो कि हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाए, तो अभी दिखा देते, कोई बात नहीं, मुझे लगा इसमें बोला था, मतलब हम कंफ्यूज हो गए, चलो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रुको एक मिनट फिर से एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा कितना सारा स्टॉक भेजा गया था, 1000 भेजा गया था, ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखते गुड क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ऐसे लिख देते, चलो कोई बात नहीं, फिर से ही कर देते, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यूनिट और अमाउंट, ठीक है। गुड्स सेंट बाई, नाम भी हम भूल गए, पता नहीं क्या था, डी ऑफ दिल्ली, अच्छा डी, इन्होंने कितने सारे स्टॉक भेजे थे, 1000 साइकिल्स 1000 साइकिल्स भेजे थे। अच्छा, और कितना करके भेजा था इन्होंने, 1000 साइकिल्स वेयर कंसाइन टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग 640 करके, ठीक है। हम लोग को बोला है ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डी का एट कॉस्ट में हमें रिकॉर्डिंग बताने के लिए बोला है, तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट में ही करके दिखाते हैं, 640 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 64
640 में ना हम लोग का ये फ्रेट भी इंक्लूडेड है, तो इनवॉइस प्राइस से तो करने बोला नहीं है, तो हम फिर सिर्फ इसी से कर देते हैं। चलो, तो 640 और ये 3 जीरो, ठीक है। गुड सेंट बाई बी, फिर ऐड हो जाएगा ऑल एक्सपेंसेस बाई डी, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है, तो करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1000, यहाँ पर 6,40,000, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखो जो है 820 साइकिल सेल कर दिया, तो गुड्स रीच्ड बाई ए, ठीक है। ए के पास ये स्टॉक पहुंच गया, और ए ने क्या खर्चा किया था, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर कोई नॉन रिकरिंग खर्चा होगा तभी ना रिकॉर्ड होगा। तो इनका तो सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा था, तो यहाँ पर तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, यही रीच्ड हुआ है, इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसेस बाई ए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पर हो गया 10,640। अच्छा, अब इसमें से सेल कर दिया है, और एक कुछ स्टॉक जल भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1000 में से 820 सेल हो गया, 20 जो है शॉप में जल गया था। तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट के हिसाब से कितना निकल के आ रहा है, 160, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन करेंगे, अगर 1000 का 640 है यहाँ पर, इंटू 160 का कितना हो जाएगा, 1,02,400, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अच्छा और एबनॉर्मल लॉस का भी हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं। चलो, एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन कितना होगा ये भी कर लेते हैं। एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जो 20 स्टॉक जल गया वो वाला है, तो 20 साइकिल्स का कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पर। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू हम लोग सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं, हमें बोला था 50% जो है कॉस्ट से कम करके दिखाने के लिए। कॉस्ट कितना है, 640 करके, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 640 माइनस 640 इंटू 20% इंटू 20, मतलब कैसे किया मैंने, पहले 640 जो कॉस्ट है उसको मैंने कम कर लिया, 640 का 20 नहीं सॉरी 50% कम करने बोला था। ये देखो 50% कम करने बोला था, यानी 640 का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा, 640 का आधा कर देते ना, वैसे लिखा है तो क्या हुआ 320, और 20 यूनिट है मतलब 6400, ठीक है। 20 यूनिट का कॉस्ट इतना निकल के आएगा, पर यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट का कॉस्ट इतना निकल के आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का टोटल ये हो गया 6400 एबनॉर्मल, और जो नॉर्मल स्टॉक है वो 6,40,000 हो जाएगा, सॉरी 1,02,400। ये हम भूल गए थे कैलकुलेट करके देना, बट बहुत ही आसान था। अगर हम नहीं भी करेंगे तो आई होप कि तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐड वेड होना है नहीं। 640 करके रेट था, मतलब ये एट द रेट 640 करके था, और लास्ट तक 640 ही रहा। सिर्फ एबनॉर्मल स्टॉक का जो है 640 के जगह वो एट द रेट जो है 320 हो गया, क्योंकि 50% हमें कम करके दिखाने के लिए बोला था। बस इस पे ये थोड़ा सा हमें रिकॉर्ड करना था जो हम भूल गए थे, तो ये कर लिया। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बचा हम लोग का जो ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू, चलो फटाफट ये कर लेते हैं तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बोला है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। बोल रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यू डेबिट किया जाता है। बोलो सही है कि गलत है, ट्रू की फॉल्स। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। एंट्री मत सोचो, मतलब जर्नल नहीं, पोस्टिंग होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते हैं वो पूछ रहा है। बोलो क्या होगा, बताओ। फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में इधर लिखते हैं, तो क्या हुआ, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसीलिए फॉल्स। सेल्स अकाउंट एंड अकाउंट सेल्स आर वन एंड सेम। बोलो ये सही है, सेल्स अकाउंट और अकाउंट सेल्स क्या एक ही चीज होता है। इस पे हम लोगों ने फर्स्ट डे बहुत सारा डिस्कशन किया था। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। सेल्स अकाउंट जो है वो हमें डेटर अकाउंट बताता है, ठीक है, कि डेटर से कितना पैसा मिलेगा, बट अकाउंट सेल्स जो है वो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है अपना डिटेल्स की, कितना स्टॉक बेच दिया, कितना स्टॉक रह गया, क्या कमीशन है। फिर बोल रहा है कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक। बोलो बोलो। ट्रू। ट्रू, हाँ, क्योंकि कंसाइनर ओनर ही होता है अपने स्टॉक का।
फिर बोल रहा है नॉर्मल कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी टू बियर द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट ऑन सेल ऑफ द कंसाइंड स्टॉक। जो स्टॉक भेजा जाता है वो स्टॉक बेचने के बाद अगर कोई बैड डेब्ट होता है उस रिस्क को बेयर करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है क्या वो नॉर्मल कमीशन कहलाता है? आज ही हम लोग कर रहे थे, मैंने नाम भी बताया, तुम लोग का क्वेश्चन भी था। बोलो ये फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। फॉल्स है। उस कमीशन का नाम क्या होता है? डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, डेल क्रेडियर कमीशन। देयर इज नो एंट्री पास्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करता इन हिज बुक्स फॉर रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विथ हिम। बोल रहा है जो उसके पास स्टॉक रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या उसके लिए कंसाइनी कोई एंट्री पास करता है? बताओ। जो स्टॉक नहीं बिका, जो रह गया, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या कंसाइनी पास करता है? नहीं। नहीं, कंसाइनर करता है। ना तो उसको रिसीप में कोई एंट्री करना होता है, ना तो रह जाने पे कोई एंट्री करना होता है, सिर्फ बताना होता है अकाउंट सेल्स के थ्रू से, वो कोई एंट्री नहीं है। ठीक है। फिर 6 नंबर पे बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या ये कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट? इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट ही बताया था। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? और ऐसे भी एंट्री कर रहे हो तो कौन से रूल से कर रहे हो? क्या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पे कर रहे हैं? तब ना होगा पर्सनल अकाउंट। कैसे सोचते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा ना, नॉमिनल अकाउंट। प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय द कंसाइनी। क्या कंसाइनी प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है? पहले लाइन पे तुम लोग बताओ कि सही है कि गलत, आगे पढ़े या ना पढ़े। प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर giving details about the stock of goods sent on consignment and their cost, invoice price etc. बताओ। बोलो ना, गलत हो, गलत तो होना नहीं चाहिए, बोलो। चलो अगर हो भी तो कोई बात नहीं, बोलो। फॉल्स होगा ना। क्या भेजता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? बोलो फिर। कौन भेजता है? फॉल्स तो है, सही बात है। प्रोफोर्मा कंसाइनर भेजता है। हाँ, कंसाइनर उसमें लिख के भेजता है कि हम क्या क्या स्टॉक भेज रहे हैं आपको। बैड डेब्ट इन केस ऑफ डेल क्रेडियर कमीशन शैल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर बैड डेब्ट हुआ है, डेल क्रेडियर कमीशन का भी बात हो रखा है, तो क्या बैड डेब्ट डेबिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में? शैल बी डेबिटेड होना चाहिए। डेल क्रेडियर कमीशन अगर मिलेगा कंसाइनी को तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेब्ट रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। फिर कोई डबल अपने ऊपर लॉस क्यों लेगा? बैड डेब्ट का लॉस भी लेगा, उधर डेल क्रेडियर भी देगा, क्यों देगा? ठीक है, ये एकदम फर्स्ट क्लास में हम लोग इसीलिए डिस्कस किए थे क्योंकि मुझे पता है छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इससे। तो अगर कोई डेल क्रेडियर कमीशन देने का मतलब ही है कि बैड डेब्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। हम कौन? कंसाइनर। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। बोलो क्या ये सही है? एबनॉर्मल लॉस जो है क्या वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस से होता है या कंट्रोलेबल होता है? ट्रू। नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों बताओ? क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा, मतलब अभी तुम लोग बोलोगे कहीं आग लग गया तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? पता चलने पे थोड़ी ना आग लगने देते। बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में कहीं पर भी देखो तो लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और बाकी एबनॉर्मल लॉस जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये सब गुड्स का इनहेरेंट नेचर नहीं है, हमारे मिसमैनेजमेंट के लिए होता है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हाँ ये चाहे तो हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये एबनॉर्मल लॉस जो है वो अनकंट्रोलेबल नहीं, वो कंट्रोलेबल ही होता है। अगर हम लोग ध्यान रखते तो चोरी नहीं होता, ध्यान रखते तो आग नहीं लगता। ठीक है, लेकिन कितना भी ध्यान रखो फूल मुरझाएगा। ठीक है, नेफ्थोलिन जो है मतलब वो अपना इवापोरेट होगा ही। ठीक है, जो नॉर्मल गुड्स के इनहेरेंट नेचर के वजह से लॉस होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, लेकिन बाकी चीज कंट्रोलेबल होता है। ये देखो जब हम लोग लिखे थे ना इस पे डेफिनेशन, तो मैंने ये चीज बताया भी था। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइन इज दैट ऑफ सेलर एंड बायर। क्या कंसाइनर कंसाइनी पे रिलेशन सेलर बायर का बनता है? फॉल्स। फॉल्स। प्रिंसिपल एंड एजेंट है ना।
अच्छा चलो खत्म हो गया। एमसीक्यू देखो, कुछ एमसीक्यूज है। पहले बोल रहा है पी ऑफ दिल्ली सेंड्स 1000 बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट कॉस्टिंग 200 each. Each box consists of 12 packets. 600 boxes were sold by consignee at 20 per packet. Amount of sales value बोल रहा है सेल्स वैल्यू बताओ। आसान है देखो, एक बॉक्स में 12 पैकेट्स है, ठीक है। 600 बॉक्सेस बिक चुका है, तो 600 बॉक्सेस इंटू 12 पैकेट्स, क्योंकि एक बॉक्स में 12 पैकेट्स होता है, तो 600 बॉक्स में कितने पैकेट्स हो जाएंगे? 3200 पैकेट्स। क्यों मैंने पैकेट्स में ट्रांसफर किया? क्योंकि सेल प्राइस पैकेट में है, और 20 पैकेट्स 20 पर पैकेट करके सेल हुआ है, तो 0003, और यहाँ पर 2 2 4, 3 2 6, तो है ये क्या हो गया? ओ अच्छा, ये मैंने गलत लिखा है ना, ये 32, ये 7200 होगा। हाँ अब देखो तो कितना होता है कैलकुलेट करने पे, शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 600 इंटू 12 सही हुआ है अब मेरा। 7200 इंटू 20, 1,44,000, ये आ जाएगा आंसर, है ना। सिंपल था, हमें पूछा था सेल वैल्यू बताओ, तो सेल कितना हुआ? 600 बॉक्सेस, लेकिन सेल प्राइस पर बॉक्स के बेसिस पे नहीं है, पर पैकेट के बेसिस पे है। एक बॉक्स में 12 पैकेट है, तो 600 बॉक्स में कितने पैकेट है? 7200 पैकेट। इसका मतलब 7200 पैकेट बिक गए 20 रुपए करके, तो 60, सॉरी, ये हो गया हम लोग का 1,44,000। वो तब मैंने गलत कैलकुलेट किया था ना, वो लिखा हुआ है 1,44,000 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद वाला देखो, बोल रहे एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 2000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 100 ईच. Consigners expense 5,000. 1/10 of the boxes were lost in consignees go down and treated as normal loss. 1,200 boxes were sold by consignee. The value of consignment inventory will be. मतलब क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो ये हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दें। वैसे तो तुम लोगों को ही बताना चाहिए, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर 2000 बॉक्सेस 100 रुपए करके भेजे गए। 2000 बॉक्सेस हम यूनिट लिख देते हैं, और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। 2000 बॉक्सेस 100 रुपए करके, मतलब 2000 और 100 का 20, इतना भेजा गया, ठीक है। कंसाइनर का सारा खर्चा ऐड हो जाता है, तो कंसाइनर का खर्चा ऐड हो गया 5000, तो 2000 बॉक्सेस का वैल्यू हो गया है 2 लाख 2,05,000। जीरो आएगा यहाँ पर एक, ठीक है। 2,05,000। 1/10 ऑफ द बॉक्स वेयर लॉस्ट इन कंसाइनीज गो डाउन एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ट्रीट हुआ है, 1/10 लॉस हो गया, 1/10 लॉस, ठीक है। 1/10 का मतलब यूनिट के हिसाब से हो गया 200, ठीक है। 2000 का 1/10, 2000 डिवाइडेड बाई 10, 200, ठीक है। 200 लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस का कभी भी वैल्यूएशन नहीं होता है यहाँ पर, याद है तुम लोग को, क्योंकि हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। 2000 से 200 माइनस करेंगे, तो बचा हुआ यूनिट मिल जाएगा जो बेच सकते हैं 1800, जिसका कॉस्ट कितना है? 2,05,000। कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। हम लोग नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये हो गया अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से सेल जितना हुआ है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सेल हुआ है 1200, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 600, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? 2,05,000 अगर 1800 यूनिट का है, तो 600 का कितना हो जाएगा? सिक्सटी एट थ्री 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 68,333, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 68,333 ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा इसके बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया गुड सेंट। हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, मतलब इसीलिए क्योंकि ऐसा छोटा मोटा कभी कभी हमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दे। गुड सेंट बाय कंसाइनर, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, ठीक है। फिर लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, जहां पर अमाउंट नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, इतना बेचा जा सकता है। अच्छा बिक गया कितना? तो ये क्लोजिंग स्टॉक का हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर, तुम लोग को जस्ट बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट पे ध्यान दो, नॉट ट्रू।
If Dale Credier commission is allowed, bad debt will not be recorded in the books of consignor. If Dale Credier commission is allowed, bad debt will be debited in consignment account. Dale Credier commission is provided by consignor to consignee. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कौन सा ट्रू नहीं है? हम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। अभी अभी तो मैंने बताया कि डेल क्रेडियर कमीशन देने से बैड डेप्ट का असर कंसाइनर पे नहीं आता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट पे क्यों आएगा, है ना? अब देखो फोर्थ नंबर क्या बोला है। फोर्थ नंबर पे बोल रहा है एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 ईच विथ इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर टू बी मेड एट कॉस्ट प्लस 45%। कॉस्ट प्लस 45% पे सेल करना है। अच्छा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर लगा लेते हैं। सेल प्राइस हमें लेना है कॉस्ट प्लस 45%, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 100, तो 100 प्लस 45%, इसका मतलब कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट पे 45%, तो 100 और ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एट कॉस्ट प्लस 100, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। कॉस्ट तो हम लोग रिकवर करेंगे ही कस्टमर से, और ये कॉस्ट प्लस 45%, ठीक है। तो मतलब 100 प्लस 100 इंटू 45% ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये लगा लेते हैं 45 रुपीज, तो ये हम लोग का हो गया 145 सेलिंग प्राइस लेना है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई, एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, सिक्योरिटी के तौर पे क्या होगा? जो कि 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बिल्स का अमाउंट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो जाएगा 60% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितना हुआ? 145 करके सेल करना है। कितने सारे बॉक्सेस है? 2000 बॉक्सेस। इसका 60% हमारा बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू होना चाहिए, मतलब बिल्स का वैल्यू, ठीक है। एक के लिए रिसीवेबल, एक के लिए पेबल, इंटू 60%, 1,74,000, ठीक है। 1,74,000। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बताओ कौन सा गलत है? कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, डेल क्रेडियर कमीशन इज अलाउड बाय कंसाइनर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट, all proportionate consignees expense will be added up for valuation of consignment inventories। बोलो कौन सा गलत है? लास्ट वाला। लास्ट वाला गलत है। प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंसेस नहीं ऐड होता है, ऑल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड होता है। कंसाइनी का ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, ओनली नॉन रिकरिंग, ऑल नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से ये वाला रॉन्ग है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच द ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड कंसाइनमेंट इज सेम, किस रेस्पेक्ट पे सेल और कंसाइनमेंट सेम हो सकता है? ओनरशिप ट्रांसफर, मनी रिसिप्ट, इन्वेंट्रीज आउटफ्लो, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा सोच के बताओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बोल रहा है कि सेल और कंसाइनमेंट, सेल में डेटर क्रेडिट, डेटर और जो है मतलब सेलर बायर वाला रिलेशन होता है, कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी वाला रिलेशन होता है। बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दो चीज सेम होता है, कौन सा? ओनरशिप ट्रांसफर, मनी रिसीव्ड, या इन्वेंट्रीज आउटफ्लो। ओनरशिप में तो कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को पोजीशन देता है, ओनरशिप नहीं देता है। और सेल्स जब होता है तो सेलर बायर को ओनरशिप देता है, तो इसमें तो नहीं होगा। मनी रिसिप्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि मनी रिसिप्ट का तरीका यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर सेलर जो है डायरेक्टली बायर से जो है पैसा ले सकता है, लेकिन कंसाइनर जो है डायरेक्टली जो है डेटर से या अपने कस्टमर से पैसा नहीं लेता है, एजेंट के थ्रू से लेता है, और वो भी एजेंट अपना खर्चा जो है डिडक्ट करने के बाद पैसा देता है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट हो सकता है जो कि इन दोनों को सेम करता है, दैट इज इन्वेंट्रीज आउटफ्लो। बेचने से भी स्टॉक आउटफ्लो होगा, और कंसाइनमेंट में भी स्टॉक भेजेंगे तो स्टॉक आउटफ्लो होगा, जो कि आज हम लोगों ने ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन किया ना। यहाँ पर ये देखो, इस चीज को अगर ध्यान देते तो तुम लोग आंसर दे पाते। ये देखो, जो ट्रेडिंग वाला हम लोगों ने कंसेप्ट किया, ये देखो हम कहाँ चले गए, ये कहाँ पर था ट्रेडिंग, एक सेकेंड, ये रहा। ये देखो, आउटफ्लो, सेल हुआ तो भी आउटफ्लो, गुड्स भेजा कंसाइनमेंट में तो भी आउटफ्लो, ठीक है। इसीलिए सिर्फ आउटफ्लो ऑफ स्टॉक के लिए ये एक बात होता है, मतलब सेम कंसेप्ट होता है दोनों में।
नेक्स्ट बोल रहा है इफ डेल क्रेडियर कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेब्ट, जो कि दिया जाता है, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेब्ट अमाउंट टू। तो इसका मतलब देखो, जब डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाता है, बार बार हम बोल रहे हैं बैड डेब्ट का हेडेक कंसाइनी के पास जाता है, यहाँ पर वही चीज बता रहा है, कंसाइनी के पास जाता है। कंसाइनी कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा? जब बैड डेब्ट चार्ज करेगा। ये मैंने कभी तुम लोग को बताया नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने आप कोशिश करके क्या मुझे बता सकते हो? कमीशन अर्न, कंसाइनर्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, बोलो कौन से अकाउंट को वो डेबिट करेगा? डेबिट द बैड डेब्ट अमाउंट टू, बैड डेब्ट तो डेबिट होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करेगा, टू क्या करेगा ये बोलो। ये पूछ रहा है, कंसाइनी के लिए पूछ रहा है कि कंसाइनी जब बैड डेब्ट चार्ज कर रहा है अपने बुक्स में, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने डेल क्रेडियर कमीशन लिया है, तो अगर बैड डेब्ट होता है तो वो उसको बेयर करना पड़ेगा। तुम लोग मुझे बताओ कि टू क्या करना चाहिए? कमीशन अर्न। टू कमीशन अर्न, करेक्ट। कमीशन अर्न जो है वो उनका जो मतलब एक मिनट, ये कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेब्ट अमाउंट, नहीं ये मैंने, हाँ आंसर ठीक हुआ है, मैंने एंट्री थोड़ा सा गलत लिख दिया। जब बैड डेब्ट होगा, फर्स्ट एंट्री तो ऐसे होगा, देखो बैड डेब्ट टू डेटर, मतलब जिसको बेचा है उसने बैड डेब्ट कर दिया, बैड डेब्ट टू डेटर। उसके बाद क्या होगा? इस बैड डेब्ट को क्लोज करना पड़ेगा, तब कैसे करेंगे? अब वो वैसे डेटर तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनका तो डेटर है नहीं, बैड डेब्ट टू करना क्या पड़ेगा? बैड डेब्ट टू कंसाइनर करेंगे, ठीक है। अब बैड डेब्ट टू कंसाइनर, अब इसे क्लोज जब करेंगे तब कमीशन अर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब इनका जो इनकम है वो कम हो जाएगा बैड डेब्ट होने की वजह से, ठीक है। कस्टमर को नहीं कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर इनका खुद का है नहीं कि ये डेटर लिख दे। डेटर हम लोग कब लिखते हैं? जब अपना कस्टमर है। कंसाइनी का अपना कस्टमर है नहीं, तो वो ये वाला पॉइंट तो गया, देखो ये नहीं होगा। कंसाइनर से तो कोई लेना देना है नहीं अगर बैड डेब्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमीशन अर्न को इनको क्या करना पड़ेगा? कमीशन अर्न में ये इस अमाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। प्रोफोर, उसके बाद देखो 7th नंबर के बाद 8th नंबर, प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंड बाय, प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन भेजता है बोलो? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कोई एक क्वेश्चन में देखा, प्रोफोर्मा इनवॉइस दो ही चीज होता है, अकाउंट सेल्स और प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? कंसाइनर टू कंसाइनी। हाँ, कंसाइनर कंसाइनी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? कंसाइनी विल पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, ये तो गलत है क्योंकि कभी भी कंसाइनी को स्टॉक रिसीव करने पे या स्टॉक रह जाने पे कोई एंट्री नहीं करना होता है। कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर, बोलो ये सही लग रहा है? और एक है ऑप्शन, और नीचे एक ऑप्शन तो है लेकिन ये तो सही है ना, नीचे वाला ऑप्शन देख लो क्या बोला है सी में, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स, ये तो कभी हो सकता है, ओनरशिप नहीं, ओनली पोजेशन ट्रांसफर होता है, ये करता है, ठीक है। बिकॉज कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जर्नल एंट्री ऑल अबाउट मनीटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि कोई मनीटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसीलिए एंट्री नहीं होता, यही रीजन है और कुछ नहीं। फिर बोल रहा है कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज will be recorded at the balance sheet of the consignor on asset side at invoice value less inventories reserve at lower than cost price। बोल रहा है कि कंसाइनर जब अपने बैलेंस शीट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग करता है, कौन सा वाला स्टॉक? वो स्टॉक जो कंसाइनी के पास है बट है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, रिजर्व उस पे रिकॉर्ड करेगा, या कॉस्ट प्राइस से भी कम पे करेगा? इस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, बोलो किस पे रिकॉर्ड करेगा? आज ही किया था हम लोगों ने ये ट्रेडिंग, हाँ बोलो, हाँ बोलो और एक बार बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट, इनवॉइस प्राइस लेस देन इन्वेंट्रीज रिजर्व, अगर इनवॉइस में लोडिंग एडेड है तो वो लेस कर देगा। ये देखो ना किस पे रिकॉर्ड किया, 20 पे ही किया। यहाँ पर बोला था कि मार्केट प्राइस गिर रहा है तो हम लोगों ने उसको रिड्यूस करके रिकॉर्ड किया, अगर ऐसा कोई बात होता है तो जरूर करेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस को क्यों कम करेंगे? हाँ, अगर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर कंडीशन आता है तो जो लोअर होगा वो करेंगे, बट ये लैंग्वेज तो गलत है ना, कॉस्ट प्राइस से कम करके क्यों करेंगे? जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे रिकॉर्ड होता है, और अगर इनवॉइस वैल्यू है उस पे इन्वेंट्रीज को लेस करके करेंगे, इनवॉइस वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट से कम करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर
कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो कॉस्ट वैल्यू है उस पे करेंगे, ठीक है। क्या कॉस्ट से भी कम पे कभी हो सकता है? हो सकता है। अगर मान लो कॉस्ट से कम पे कैसे होगा, देखो जैसे मान लो कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस था 100 और मार्केट प्राइस मान लो हो गया 80, मतलब प्रोडक्ट का डिमांड गिर गया होगा, कॉस्ट से भी कम हो गया, तब इस पे रिकॉर्ड होगा। तो एज टू फॉलो होता है, ठीक है, तब होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई बात बोला नहीं है हमें क्लियरली, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस है, मतलब सेल से रिलेटेड नहीं है? एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, कौन सा है नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेलिंग है, या फिर नॉन सेलिंग कैसे होगा? एडवर्टाइजमेंट एक सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो फिर ये नॉन सेलिंग नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इनवर्ड। द कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है? एक्रूअल, रियलाइजेशन, कैश बेसिस। पता है तुम लोग को एक्रूअल, रियलाइजेशन और कैश क्या होता है? पढ़ा होगा ना 11 में। देखो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? पैसा मिले या ना मिले, अगर रिसीवेबल मोड पे है तो रिकॉर्ड कर दो, पैसा देना हो या ना देना हो, रिसीवेबल मोड पेबल मोड पे है तो रिकॉर्ड कर दो। एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि हमें मिले या ना मिले, देना हो या ना देना हो, मतलब अगर देना है फ्यूचर में तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, एक्रूअल। और जो कैश बेसिस का मतलब होता है, मेनली यही दो होता है। कैश बेसिस का मतलब होता है जो कैश बुक होता है, मतलब कैश का एंट्री होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा तभी रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कैश बेसिस, है ना। तो कंसाइनमेंट कौन से बेसिस पे होता है? रियलाइजेशन बेसिस बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है खास। फिर भी तुम लोग बताओ कि कौन सा आंसर होगा। ये एक्रूवल नहीं है। देखो हम लोग कंसाइनी को पे करते हैं, नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो कौन सा बेसिस हुआ? कैश बेसिस थोड़ी ना हुआ। अगर कैश बेसिस होता, मुझे पैसा मिला नहीं है सेल करके, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया, तो अगर ये कैश बेसिस होता तो कभी रिकॉर्ड होता? नहीं होता ना। कैश बेसिस तो होगा ही नहीं। रियलाइजेशन मतलब वही हो गया ना जब पैसा मिलेगा। ये एक्रूअल बेसिस पे होता है, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो, फाइनल अकाउंट्स वगैरह में आउटस्टैंडिंग दिखाते हो, मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं किया लेकिन इसी साल का खर्चा है तो दिखाते हैं ना, तो एक्रूअल बेसिस पे होता है। अच्छा लास्ट देखो 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सा क्रेडिट नहीं होता है, मतलब इधर कौन सा नहीं आएगा? कैश सेल मेड बाय कंसाइनी, क्रेडिट सेल मेड बाय कंसाइनी, इन्वेंट्रीज रिजर्व ऑन क्लोजिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज, कौन सा होगा बोलो? लास्ट वाला इन्वेंट्री रिजर्व। हाँ ये डेबिट साइड आता है। इन्वेंट्रीज रिजर्व ऑन क्लोजिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक, इसका रिजर्व किधर आता है? डेबिट साइड में आता है ना, ये नहीं होगा। फिर ये तो होता है, बिल्कुल होता है। कैश सेल कंसाइनी ने किया या क्रेडिट सेल किया, कंसाइनी ने कैसा भी सेल किया, हम लोग तो कंसाइनी को डेबिट कर ही देते भाई, सेल का ये पैसा मिलेगा। अब इसमें कैश भी है, इसमें क्रेडिट भी है। हमें क्वेश्चन में ये डायरेक्टली उतना नहीं बताता है डिटेल्स में, बिकॉज जरूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड तुम लोग करते हैं ना, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में बाई सेल्स रिकॉर्ड करते हो, तो क्या जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश सेल है? ये कैश भी है, ये क्रेडिट भी है, वही तो होता है एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है चलो, कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही।